सिंधु नदी, जो कई पीढ़ियों की जीवन रेखा रही है, अपने साथ एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति की धारा भी बहाती है। सिंध की उपजाऊ भूमि को संजोती है, जो सदियों से कृषि और जीवन का केंद्र रही है। इतिहास और संस्कृति से भरपूर ये इलाका हमेशा से ही साम्राज्यों के लिए एक चाहत रहा है। यहाँ के खंडहर आज भी उन गौरवशाली दिनों की गवाही देते हैं। पश्चिम में भारतीय उपमहाद्वीप को जोड़ने वाला इसका रणनीतिक स्थान इसे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रवेश द्वार बनाता है। प्राचीन व्यापार मार्गों ने इसे एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया था। सिंध के बंदरगाहों पर हमेशा चहल पहल रहती थी, जो इसे अरब सागर और उससे आगे तक जोड़ते थे। यहाँ के बाजारों में विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता था। पूर्व का धन इसके शहरों से होकर जाता था, जिससे व्यापारी और साहसी दोनों आकर्षित होते थे। यहाँ के व्यापारिक केंद्रों ने इसे समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सिंध का महत्व सिर्फ आर्थिक ही नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। यह विविध धर्मों और दर्शनों की धरती थी, जहां विभिन्न धार्मिक विचारधाराएं फलती फूलती थी। यहाँ हिंदू धर्म फलता फूलता था। इसके मंदिर पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। ये मंदिर आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं। बौद्ध धर्म को भी सिंध में अपना घर मिला, जिसने शानदार स्तूप और मठ छोड़े। ये मठ और स्तूप आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल हैं। संस्कृतियों के इस संगम ने सिंध को एक अनोखी पहचान दी, जहां विभिन्न सभ्यताएं मिलती और घुलती मिलती थी। एक ऐसी धरती जहां अलग अलग दुनियाएं मिलती थी और घुलती मिलती थी। यहाँ के बाजारों में विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता था। लेकिन सिंध की समृद्धि और सामरिक महत्व ने इसे शक्तिशाली पड़ोसियों की महत्वाकांक्षाओं के लिए भी संवेदनशील बना दिया। यहाँ की समृद्धि ने कई साम्राज्यों को आकर्षित किया। इसकी उपजाऊ भूमि और व्यापार मार्गों तक पहुंच उन साम्राज्यों के लिए लुभावने पुरस्कार थे, जो अपनी पहुंच का विस्तार करना चाहते थे। यहाँ की भूमि और संसाधनों ने इसे एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। 8वीं शताब्दी ईस्वी में सिंध खुद को एक ऐसे संघर्ष के केंद्र में पाता है, जो उसके भाग्य को फिर से लिख देगा और दक्षिण एशिया के इतिहास पर एक स्थायी छाप छोड़ेगा। इस संघर्ष ने सिंध के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। राजा दाहिर ने सिंध के सिंहासन पर उस समय चढ़ाई की जब राज्य अपने चरम पर था। उन्हें एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो समृद्ध और प्रभावशाली दोनों था। इसकी पहुंच सिंधु नदी के कोस्टों से बहुत दूर तक फैली हुई थी। ब्राह्मण वंश के शासक दाहिर अपने न्यायप्रिय शासन और धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। दाहिर के रूल काल में सिंध में कला और विज्ञान फ्लरिश्ड। विद्वान और कारीगर उनके दरबार में आते थे, जो उनके संरक्षण और राज्य की सीखने के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा से आकर्षित थे। व्यापार फलता फूलता रहा, जिससे सिंध के शहरों में धन और समृद्धि आई। राज्य की नौसेना, जो उसकी सी शक्ति का प्रमाण थी, अरब सागर में गश्त करती थी, अपने व्यापार मार्गों की रक्षा करती थी और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती थी। दाहिर का शासन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। पश्चिम में एक नई शक्ति उदय हो रही थी। उमैयद खिलाफत अपने इस्लामी धर्म के उत्साह और विजय की प्यास से ड्रिवन। खिलाफत पहले ही नॉर्थ अफ्रीका और फारस में फैल चुकी थी और अब इसने सिंध की समृद्ध भूमि पर अपनी निगाहें गड़ा दी थी। सिंध और उमैयद खिलाफत के बीच सहोमेश की शुरुआत उन घटनाओं की एक श्रृंखला से हुई जो समुद्र में हुई थी। सिंध के तट से दूर काम करने वाले सियाई डाकुओं ने श्रीलंका से लौट रहे अरब जहाजों को लूट लिया था। ये सियाई डाकू शरण की तलाश में सिंध के कोस्टीय शहरों में पाए गए। जब सियाई डाकू के हमलों और उन्हें दी गई शरण की खबर उमैयद इराक के पावरशाली गवर्नर अल हज्जाज इब्न यूसुफ तक एक्सेसी, तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने मांग की कि राजा दाहिर सी डाकुओं को हैंड दें और चोरी का माल रिटर्निंग दें।
अल हज्जाज ने इसे खिलाफत के अधिकार और उसके सी हितों के उल्लंघन के रूप में देखा। हालांकि राजा दाहिर ने अल हज्जाज की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि उनका सी डाकुओं पर कोई नियंत्रण नहीं है और वे पहले ही बच निकले हैं। इस इनकार को खिलाफत की शक्ति के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा गया था। अल हज्जाज दाहिर को दंडित करने और सिंध का उदाहरण बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर एक सैन्य अभियान शुरू करने का संकल्प लिया। भाग 4। मोहम्मद बिन कासिम, युवा आर्मीपति और उसका मिशन। सिंध के आक्रमण का लीड करने के लिए अल हज्जाज ने एक युवा लेकिन महत्वाकांक्षी आर्मीपति को चुना। मोहम्मद बिन कासिम। अपनी युवावस्था के बावजूद कासिम अपनी सैन्य कुशाग्रता और खिलाफत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उन्हें एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ काम सौंपा गया था: सिंध को विक्टोरिना, राजा दाहिर को दंडित करना और सिंधु घाटी के धन को इस्लाम के झंडे के नीचे लाना। कासिम ने एक दुर्जय सेना इकट्ठा करके खुद को साबित करने की तीव्र इच्छा के साथ शिराज से प्रस्थान किया। उसने फारस और बलूचिस्तान के शुष्क परिदृश्यों में अपने सैनिकों को आगे बढ़ाया, तार्किक चुनौतियों और कठोर परिस्थितियों पर काबू पाया। धार्मिक जोश और ग्लोरी की प्यास के एक पावरशाली संयोजन से प्रेरित होकर युवा आर्मीपति का डिटर्मिनेशन कभी कम नहीं हुआ। भाग 5। देबल की घेराबंदी। एक बंदरगाह शहर का पतन। कासिम का पहला निशाना देबल था, जो सिंधु नदी के मुहाने के पास स्थित एक रणनीतिक बंदरगाह शहर था। यह शहर न केवल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। व्यापार का एक हलचल भरा केंद्र देबल भारी किलेबंद था और राजा दाहिर के प्रति वफादार एक बड़ी चौकी द्वारा बचाव किया जाता था। यहाँ के बाजारों में विभिन्न संस्कृतियों के व्यापारी आते थे, जिससे यह शहर और भी समृद्ध हो गया था। कासिम के लिए शहर का कब्जा महत्वपूर्ण था। यह उसे एक महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइन और सिंध में अपने अभियान के लिए संचालन का आधार प्रदान करेगा। इसके अलावा देबल पर कब्जा करने से कासिम को मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिलती। देबल की घेराबंदी एक क्रूर मामला था। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और हर दिन संघर्ष और भीषण होता जा रहा था। कासिम की सेनाओं ने गुमटियों से शहर की दीवारों पर बमबारी की, जबकि उसके इंजीनियरों ने किलेबंदी को कमजोर करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने हर संभव रणनीति अपनाई ताकि शहर की दीवारें गिर जाएं। देबल के रक्षकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, एक के बाद एक हमले को रद्द कर दिया, लेकिन वे अंततः हमलावर सेना की बेहतर संख्या और मारक क्षमता से अभिभूत हो गए। उनकी वीरता के बावजूद वे कासिम की रणनीति और संसाधनों के सामने टिक नहीं पाए। कई हफ्तों तक चले एक घेराबंदी के बाद देबल कासिम की सेनाओं के हाथों गिर गया। शहर की दीवारें टूट गईं और कासिम की सेना ने विजयी प्रवेश किया। देबल पर कब्जा ने सिंध के माध्यम से सदमे की लहरें भेज दी। इस खबर ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी और लोगों के मन में भय और अनिश्चितता भर दी। इसने इस क्षेत्र में उमैयद खिलाफत के लिए पहली बड़ी जीत का प्रतीक किया और राजा दाहिर और उनके राज्य के लिए आगे क्या होने वाला है, इसका एक भयावह संकेत दिया। यह जीत उमैयद खिलाफत के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भाग 6। अरोर की लड़ाई, राजाओं का संघर्ष। यह एक निर्णायक क्षण था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। देबल के पतन के बाद कासिम ने अपने लाभ को दबाया और अपनी सेना को उत्तर की ओर अरोर की ओर ले गया, जो सिंध की राजधानी थी। अरोर, एक प्राचीन और समृद्ध शहर, अब एक निर्णायक संघर्ष का केंद्र बनने वाला था। कासिम की प्रगति के बारे में सुनकर राजा दाहिर ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और एक निर्णायक लड़ाई के लिए तैयारी की।  ।
सैनिकों ने अपने हथियारों को तेज किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। राजा दाहिर चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों सेनाएं अरोर के मैदानों पर मिली। उनके झंडे हवा में लहरा रहे थे। एक महाकाव्य मुठभेड़ होने वाली थी। झंडे हवा में गर्व से लहरा रहे थे, जैसे कि वे भी इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनना चाहते थे। अरोर की लड़ाई एक भयंकर और खूनी मुठभेड़ थी। तलवारें टकराईं और सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। अपने युद्ध हाथी पर सवार राजा दाहिर ने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। वह अपने लोगों के लिए एक प्रेरणा थे। उनके सैनिक अपने राजा की वीरता से प्रेरित होकर आक्रमणकारियों के खिलाफ बहादुरी से लड़े। वे अपने राजा के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। हालांकि कासिम की सेना बेहतर ढंग से सुसज्जित और सामरिक रूप से बेहतर धीरे धीरे ऊपरी हाथ हासिल कर ली। उनकी रणनीति ने उन्हें बढ़त दिलाई। लड़ाई का रुख तब मोड़ गया जब राजा दाहिर मारे गए, संभवतः एक तीर से। यह एक निर्णायक क्षण था। अपने राजा के गिरने के साथ सिंधी सेना ने हिम्मत हार दी और उनकी रैंक टूट गई। वे अब और लड़ने की स्थिति में नहीं थे। सैनिकों ने मैदान छोड़ दिया और युद्ध की रेखाएं टूट गईं। यह एक पूर्ण हार थी। अरोर में कासिम की जीत ने राजा दाहिर के शासनकाल और सिंध में ब्राह्मण वंश के पतन का प्रतीक किया। यह एक नए युग की शुरुआत थी कि नई